आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग शुरू कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास के शुरू करने के पहले मैं इतिहास के जो काल विभाजन है उस पर थोड़ा सा 2-3 पंक्ति चाह रहा हूं कि आपको बता दूं। भारतीय इतिहास का जो विभाजन है वो 3 भाग में हुआ है। ठीक, भारतीय इतिहास का विभाजन 3 भाग में हुआ है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। ठीक, क्योंकि जब ब्रिटिश भारत पर शासन करते थे और जेम्स मिल जब भारत का इतिहास लिखे थे तो उन्होंने प्राचीन भारत को हिंदू काल कहा था, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा था और आधुनिक भारत को उन्होंने ब्रिटिश काल कहा था। और जेम्स मिल ने कहा था कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ मध्यकाल का अंत हो गया, मुस्लिम काल का अंत हो गया और ब्रिटिश काल का शुरुआत 1707 AD से हुआ। ये जेम्स मिल का कहना था कि 1707 AD से औरंगजेब के पतन के साथ ही ब्रिटिश काल का शुरुआत हो गया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारतीय इतिहास का जो संप्रदाय के आधार पर नामकरण हुआ था, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल, उस धर्म या संप्रदाय के नाम पर उसको हटा दिया गया और प्राचीन काल हिंदू काल को कहा गया, मध्यकाल मुस्लिम काल को कहा गया और ब्रिटिश काल को आधुनिक भारत कहा गया। अब समस्या यह हुआ कि ब्रिटिश तो मानते थे कि 1707 AD से जो है आधुनिक भारत का शुरुआत हुआ, लेकिन हमारे यहाँ एक इतिहासकार हुए, उनका नाम है सर यदुनाथ सरकार। क्या नाम है? सर यदुनाथ सरकार। सर यदुनाथ सरकार का कहना था कि 23 जून 1757 से को जो प्लासी की घटना हुई थी, 23 जून 1757 को, वहाँ से आधुनिक भारत का शुरुआत होता है, मध्यकाल का अंत होता है, आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। तो जो आधुनिक समय है, जो मतलब इंडियन डिवीज़न है, वो है 1757 से आधुनिक भारत का शुरुआत होता है। लेकिन हम आपको 1707 से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि एक औरंगजेब के पतन के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद हम आधुनिक भारत शुरू करेंगे आपका। यह मैं आपको डिस्कस कर दिया इसलिए कि आप यह बात समझिए कि आधुनिक भारत की शुरुआत 1757 से ही हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा औरंगजेब से ही आपको पढ़ाऊंगा। मेरा पहला टॉपिक है उत्तरवर्ती मुगल शासक। आधुनिक भारत का पहला जो टॉपिक है वह है उत्तरवर्ती मुगल शासक। उत्तरवर्ती मुगल शासक का मेरे कहने का अर्थ हो गया कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 AD में हुआ था और फाइनली जो मुगल शासक है वो 1857 तक गद्दी पर बने बैठे रहे। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद और 1857 में जब ब्रिटिश जो है मुगल शासक को हटा के गद्दी पर कब्जा कर लेते हैं, तो वहाँ तक हम जो भी शासक हैं औरंगजेब के बाद और 1857 के विद्रोह के समय जो मुगल शासक हैं, वहाँ तक जो भी शासक हैं वो सभी उत्तरवर्ती मुगल शासक में आते हैं। अंतिम मुगल शासक आपका बहादुर शाह जफर है। बहादुर शाह जफर है, इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। और औरंगजेब के बाद जो पहला शासक है वह बहादुर शाह प्रथम है। बहादुर शाह प्रथम है। ठीक, औरंगजेब के बाद पहला मुगल शासक कौन है? बहादुर शाह प्रथम है। और अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो बहादुर शाह द्वितीय है। देखिए, औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ वह अहमदनगर में हुआ। कहाँ हुआ? अहमदनगर में हुआ। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुआ था? अहमदनगर में। अहमदनगर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कब मृत्यु हुआ था? 1707 में, मार्च में 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी। और जब मार्च 1707 में मृत्यु हुई तो वहीं दौलताबाद
महाराष्ट्र में जगह है दौलताबाद, वहीं पर खुलदाबाद जगह है, और वहीं पर एक चिश्ती सूफी संत है, उनका नाम है बुरहानुद्दीन के बगल में, कब मकबरा के बगल में औरंगजेब को भी दफना दिया गया। बुरहानुद्दीन के मकबरा के बगल में इसको दफना दिया गया। वहीं पर बीबी का भी मकबरा है, जो औरंगजेब की पत्नी है, उसके साथ सब अगल बगल में ही है, तो वहीं पर इसको दफना दिया गया बुरहानुद्दीन के मकबरा के पास। औरंगजेब जो था वह एक तरह से कह सकते हैं कि 1789 AD में उत्तर भारत से एक बार जो दक्षिण भारत गया तो फिर वह वापस लौट के नहीं आया। यह लगभग मान के चलिए 18 साल नहीं, लगभग वो 25 या 26 साल वो दक्षिण भारत में ही रहा। 25 साल के लगभग वह दक्षिण भारत में ही रहा। सॉरी, औरंगजेब 1689 ईस्वी 1679 AD में दक्षिण भारत गया, और फिर एक बार जो दक्षिण भारत गया वह फिर उत्तर भारत वापस नहीं आया। 1707 में उसकी मृत्यु हो गई, तो हो गया आपका 21 साल और 28 साल के लगभग वो दक्षिण भारत में रहा। औरंगजेब लगभग 28 साल दक्षिण भारत में रहा, और एक बार जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत गया फिर वो वापस नहीं आया। अब उत्तर भारत से वो दक्षिण भारत क्यों गया यह मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, औरंगजेब के 5 बेटे थे। औरंगजेब के कितने बेटे थे? 5 बेटे थे। उसका एक बेटा था अकबर। औरंगजेब के बेटा का नाम था अकबर। अकबर ने क्या किया कि 1679 AD में अजमेर में अपना राज्याभिषेक कर लिया। जब यह सूचना आगरा और दिल्ली में औरंगजेब को मिला तो काफ़ी क्रोधित हुआ औरंगजेब, और औरंगजेब जो है अपने बेटा को समझाया कि तुम यह काम मत करो। और इस काम में मारवाड़ का एक दुर्गादास राठौर था। मारवाड़ का दुर्गादास राठौर ने अकबर को काफ़ी मदद किया था। तो औरंगजेब जो है अपने बेटा का पीछा करने के लिए अजमेर पहुंचा। तो दुर्गादास राठौर ने इसको क्या कहा कि एक काम करो, तुम जो है दक्षिण भारत चले जाओ। दक्षिण भारत में तुम चले जाओ संभाजी के पास। ये संभाजी जो है मराठा शासक शिवाजी के पुत्र हैं। शिवाजी के पुत्र हैं। तो अकबर जो है संभाजी के पास चला गया। इसी बेटा का पीछा करते हुए, अकबर का पीछा करते हुए औरंगजेब दक्षिण भारत पहुंचा। तो संभाजी ने अकबर को कहा कि तुम भाग जाओ देश छोड़ के। तो ईरान भाग गया, और ईरान में ही अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो इसी बेटा के पीछा करते हुए औरंगजेब एक बार जो दक्षिण भारत गया, पुनः वह वापस नहीं आया, और औरंगाबाद में ही उसको फाइनली दफना दिया गया। खुलदाबाद, दौलताबाद, औरंगाबाद सभी एक ही जगह। औरंगाबाद इसका इसलिए नाम पड़ा कि औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद नाम पड़ा। ठीक। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि अभी जो महाराष्ट्र में जो शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे की सरकार थी, उसने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया था। तो आप समझ ही गए होंगे संभाजी नगर क्यों किया गया। यह हो गया अकबर का, औरंगजेब के एक बेटा अकबर की कहानी। अकबर का दूसरा बेटा था, जो सबसे बड़ा बेटा था, मोहम्मद सुल्तान। मोहम्मद सुल्तान औरंगजेब का यह जो बेटा था, जब आपको पता ही होगा कि औरंगजेब ने जो राजगद्दी प्राप्त की थी वो अपने पिता को कैद में किया था और भाइयों को मरवा के राजसत्ता प्राप्त किया था। तो उत्तराधिकार के उस युद्ध में औरंगजेब का जो सबसे बड़ा बेटा था मोहम्मद सुल्तान, वह औरंगजेब को काफ़ी साथ दिया था। उस समय औरंगजेब का एक भाई था शाह शुजा। और शाह शुजा उस समय बंगाल का गवर्नर था, और मोहम्मद सुल्तान ने इसको, औरंगजेब ने
मोहम्मद सुल्तान को कहा कि जाओ तुम शाह शुजा को जो है पराजित करो। तो औरंगजेब के कहने पर उसका जो पुत्र मोहम्मद सुल्तान शाह शुजा को हराने के लिए जाता है। लेकिन क्या होता है कि मोहम्मद सुल्तान को शाह शुजा की बेटी से प्यार हो जाता है। जब यह सूचना औरंगजेब को पता चलता है तो काफ़ी क्रोधित होता है और अपने बेटे मोहम्मद सुल्तान को जेल में डाल देता है और जेल में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार इसका 2 बेटा का कहानी समाप्त हो गया। क्लियर? अब औरंगजेब के 3 बेटे और हैं। एक बेटा है कामबख्श। एक बेटा का नाम क्या है? कामबख्श। जो कामबख्श है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि संत प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसको राजकाज से कोई मतलब नहीं है। तो इसने क्या किया? दीन पन्हा का उपाधि ले लिया। दीन पन्हा का उपाधि ले लिया। और दीन पन्हा का जो उपाधि लिया तो इसको जो है बीजापुर और हैदराबाद का ये गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बीजापुर और हैदराबाद का गवर्नर था। और यह इसी से खुश भी था। इसको दिल्ली और आगरा से कोई मतलब नहीं था। ये बीजापुर हैदराबाद में ही खुश था कि हमको इसके आगे नहीं चाहिए कुछ। लेकिन मुद्दा यह हुआ कि इसके 2 बेटे और थे। आजम। आजम जो थी इसकी माँ जो थी वो ईरानी थी, दिलरास बानो बेगम जिसका नाम था। ईरानी का अर्थ हुआ शिया धर्म को मानता था। तो शिया जो है अपने आप को थोड़ा सा सुन्नी से अपने आप को अच्छा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं यह शिया माँ से उत्पन्न संतान था। तो इसलिए जो है यह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानता था। आजम ने अली जहाँ का उपाधि लिया था। आजम ने अली जहाँ का उपाधि लिया था। और आजम जो था वो औरंगजेब ने इसको गुजरात का गवर्नर बनाया था। एक बेटा था मुअज्जम। मुअज्जम जो था ये औरंगजेब को दक्षिण भारत के अभियान में साथ किया था औरंगजेब के साथ। लेकिन कुछ गलती से इसने अपने पिता को सलाह दे दिया, एडवाइस कर दिया। तो इससे औरंगजेब काफ़ी क्रोधित हुआ, इसको जेल में डाल दिया मुअज्जम को। और मुअज्जम को जब जेल में डाला तो इसने माफ़ी मांग लिया अपने पिता से कि भैया पिताजी गलती हो गया है, हम जो आपको एडवाइस दिए थे हम वापस लेते हैं। तो फिर पिताजी औरंगजेब ने भी अपने बेटा मुअज्जम को माफ़ कर दिया और काबुल का इसको गवर्नर बना के भेज दिया। काबुल जो है अफगानिस्तान में। ये कुल मिला के कहानी। जब औरंगजेब मर रहा था तो मरने से पहले चूंकि उसने अपनी सत्ता खुद जो है अपने पिता को 8 साल जेल में रखा था और अपने भाइयों को मार के प्राप्त किया था, तो यह नहीं चाहता था कि मेरे पुत्र भी जो है सत्ता के लिए आपस में संघर्ष करे, मार काट करे। ये औरंगजेब नहीं चाहता था। जीवन के अंतिम समय में उसमें एक तरह से कह सकते हैं कि वैराग्य प्रवृत्ति आ गया था और वो कहता था कि मैंने जीवन में क्या लेकर आया था और क्या लेकर जा रहा हूँ। मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ जा रहा हूँ। और फिर उसने एक वसीयत बनाया और उस वसीयत में 11 प्रांत मुअज्जम को दे दिया जिसकी राजधानी दिल्ली थी, और 8 प्रांत जो है जिसकी राजधानी आगरा थी आजम को दे दिया। लेकिन तैमूरी राजकुमार जब तक तलवार नहीं उठाएंगे उत्तराधिकार का शांति से ये वसीयतनामा से बात नहीं मानेंगे। और इन दोनों भाइयों ने भी आपस में संघर्ष किया और जाजों का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? जून 1707 में जाजों का युद्ध हुआ। जाजों का युद्ध हुआ जून 1707 में। और इस युद्ध में जो है आजम पराजित हुआ और मुअज्जम जीत गया। मुअज्जम ने उस समय लाहौर में ही था। मुअज्जम कहाँ था? लाहौर में ही था। और लाहौर में इसने अपना राज्याभिषेक किया। मुअज्जम ने अपना राज्याभिषेक जो है लाहौर में ही किया। एक पुल है वहाँ पर शाह-उद-दौला पुल है, वहीं पर लाहौर में इसने अपना राज्याभिषेक किया। यही मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसका जो शासनकाल है वो 1707 से लेके 1712 तक है। मुअज्जम का शासन समय कितना है? 1707 से लेके 1712 तक है। यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के काल भी बहादुर शाह प्रथम भी कहा जाता है। और इस समय का एक समकालीन इतिहासकार है खाफी खां। क्या नाम है? खाफी खां। वह बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम को
कहते हैं शाह ए बेखबर। क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर। क्यों कहते हैं? क्योंकि राजकीय कार्य में इसको मन नहीं लगता था। और मन भी क्यों लगेगा, जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसकी आयु थी 65 साल। अब इस शासक से आप कठोर नीति का पालन करेगा, ये तो नहीं कहा जा सकता है। तो इसने उदार नीति का पालन किया, उदार नीति का पालन किया। सभी के साथ इसने दोस्ती का प्रस्ताव किया। इसका जो वजीर था वो था मुनीम खां। इसका वजीर कौन था? मुनीम खां। और इसका सेनापति कौन था? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां। मेरे ख्याल से यहां तक आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इसने मराठा जो राजा है शाहू, उसको मुगल कैद से मुक्त कर दिया। मराठा शाहू, मराठा जो राजा है शिवाजी के पोता, संभाजी के बेटे, अभी संभाजी का चर्चा हुआ है ना, उसी संभाजी के बेटे हैं शाहू। पढ़ाएंगे मुगल साम्राज्य में, सॉरी मराठा में। तो अभी इतना ही समझिए कि शिवाजी के बाद संभाजी शासक हुए, संभाजी के बेटे जो हैं शाहू थे। तो ये औरंगजेब ने इसको कैद में कर लिया था। तो बहादुर शाह प्रथम ने इसको जो है मुक्त कर दिया, मुगल कैद से मुक्त कर दिया शाहू को। ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट काम, राजपूत शासक थे आमेर के जय सिंह। जय सिंह को गद्दी से हटा। आमेर जो है जयपुर को कहा जाता है। आमेर किसको कहा जाता है? जयपुर के पास जाइएगा तो आमेर का किला है। कभी जयपुर घूमने का मौका मिलेगा तो जयपुर के पास ही 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आमेर का किला है। वहीं पर जो है, वहीं के राजा थे जय सिंह। तो जय सिंह को इसने बहादुर शाह प्रथम ने गद्दी से हटा दिया और इसके जगह पर इसके भाई विजय सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। एक थे मारवाड़ के राजा अजीत सिंह। अजीत सिंह को कहा कि तुम जो है मेरी अधीनता स्वीकार करो। राजपूत शासक अजीत सिंह को कहा, और काफी इस दोनों में टेंशन भी बना रहता था। इसको शाह बेखबर कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम को, ये मैंने बता ही दिया। इसने सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह के साथ मित्रता रखा। गुरु गोविंद सिंह के साथ मित्रता रखा। लेकिन इसी समय गुरु गोविंद सिंह की हत्या नांदेड़ में कर दी गई। नांदेड़ महाराष्ट्र में है, वही नांदेड़ में कर दी गई। तो उसके बाद सिखों का नेतृत्व संभाले बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर से शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम या शाह ए बेखबर, ये जो इससे इसका संबंध अच्छा नहीं था। तो बंदा बहादुर और मुअज्जम या शाह आलम प्रथम या बहादुर शाह प्रथम या शाह ए बेखबर सभी एक ही है, से इसका संघर्ष शुरू हो गया बंदा बहादुर से। लेकिन गुरु गोविंद सिंह को इसने उच्च मनसब भी दिया था शाह आलम प्रथम ने। तो ये सब जो है इसका जो जाट नेता चूड़ामन से भी अच्छा संबंध था। जाट नेता चूड़ामन से भी इसका अच्छा संबंध था। 1717 AD में एक डच प्रतिनिधि मंडल था, उसका अध्यक्ष था जोशुआ कोतायर। ये आया था इसके दरबार में 1717 AD में। इसके दरबार में जो डच जोशुआ कोतायर था, डच एक मिनट, इसके बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में एक डच प्रतिनिधि मंडल आया था जिसके अध्यक्ष थे जोशुआ कोतायर। क्या थे? नाम था उनका जोशुआ कोतायर। वो आए थे और इनको लाया था एक पुर्तगाली महिला थी। पुर्तगाली महिला का नाम था जुलियाना। सॉरी 1711 AD में। ठीक, क्योंकि इनका समय है 1707 AD से 1712 AD तक। ठीक, 1711 AD में
बहादुर शाह प्रथम के दरबार में डच जोशुआ कोतायर आए थे और उनको लाया था पुर्तगाली एक महिला थी जुलियाना, वही लाई थी। 1712 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यही है बहादुर शाह प्रथम के बारे में जानकारी। इसके बाद जहांदार शाह शासक बनते हैं और जहांदार शाह के बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ आज मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यह आधुनिक भारत का पहला वीडियो था और अभी हम लोग जहांदार शाह के बारे में पढ़ेंगे, फिर फर्रुखसियर के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ेंगे, अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे, आलमगीर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, शाह आलम द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और अकबर द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे और फिर बहादुर शाह द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी लंबा एक वीडियो और बनेगा इस पर, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं। और एक चीज़ मैं और कह देता हूँ, उत्तरवर्ती मुगल शासक में अगर वास्तविक सत्ता का किसी ने प्रयोग किया, वास्तविक सत्ता का प्रयोग, तो बहादुर शाह प्रथम ही किया। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि उत्तरवर्ती मुगल शासक में वास्तविक सत्ता का प्रयोग करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो उसका आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम या मुअज्जम या शाह ए बेखबर। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तरवर्ती मुगल शासक में कौन सबसे वास्तविक सत्ता का प्रयोग करने वाला अंतिम शासक कौन था, तो उसका भी आंसर बहादुर शाह प्रथम, शाह ए बेखबर, मुअज्जम या शाह ए बेखबर। तो इस दोनों का आंसर एक ही होगा। कहने का अर्थ कि बहादुर शाह प्रथम पहला और अंतिम शासक था उत्तरवर्ती मुगल शासक में जिसने मुगल शक्ति को वास्तविक रूप से उपयोग किया। बात समझ गए? इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसके आगे जो मुगल शासक हैं उनके बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।